हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ग्राफ बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसका बहुत सारा यूज केस आपको देखने मिल रहा होगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। और इंटरव्यू की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो अगर आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज क्रैक करना है, चाहे आप इंडियन स्टार्टअप ले लो, जोमेटो, स्विगी, ओला, ये सब कंपनीज क्रैक करने के लिए ग्राफ का टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप लीड कोड इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखो जाके तो आपको ग्राफ से देखने मिल रहे होंगे, वो चाहे गूगल ही क्यों ना हो। तो ग्राफ का बहुत सारा यूज केस है इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यू के अलावा भी जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करते हो तो ग्राफ बहुत सारे सिनारियोज में यूज हो रहा होता है। चाहे आप ओला की बात करो, चाहे आप जोमेटो की बात करो, चाहे आप अदर कंपनीज की बात करो, आपको बहुत सारा यूज केस देखने मिल रहा होगा ग्राफ का। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राफ होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ये चीज़ का, तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेटवर्क ऑफ नोड्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नोड्स। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे एक जाल सा बना हुआ है, एक जाला सा बना हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ नोड्स को ही हम ग्राफ बोलते हैं। मतलब ग्राफ का अगर रिप्रेजेंटेशन आप करने जाओगे तो आप कुछ इस तरीके से करोगे, ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊं, इसका मतलब हो सकता है कि भाई मेरी सिटीज़ है, ठीक है, एक सिटी है बैतूल, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है, नागपुर से, ठीक है, और बैतूल कनेक्टेड है इटारसी से भी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सिटीज़ या कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन करते हो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, तो उसी को ही हम ग्राफ बोलते हैं। जैसे आप ये वाले डायग्राम में देख रहे हो, हमने क्या किया है, ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है। और जैसे ये ए है, इसको आप बोल रहे हो नोड्स, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको आप बोल रहे हो एजेस। ओके, नोड्स एंड एजेस। वैसे ही ये नोड को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और अगर मल्टीपल नोड्स है तो आप एक और नाम सुनोगे, वर्टाइसेस। ओके, तो हमने देखा इसको हम बोल रहे हैं वर्टेक्स, और जो ये लाइन है इसको हम बोल रहे हैं एजेस। ओके, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई कि नोड्स और वर्टाइसेस मिला के एक नेटवर्क बनता है, और वही नेटवर्क को हम ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल नोड मल्टीपल जगह से लिंक है, वो जो कनेक्शन है उसी को ही हम एजेस बोल रहे हैं। जब दो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो ग्राफ कहलाता है, ग्राफ बनता है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ रिप्रेजेंट करूँ, मैंने बोला कि भाई भोपाल एक सिटी है, वहाँ से किसी को जाना है इंदौर, ओके, वहाँ से किसी को जाना है बैतूल, बैतूल से आता है नागपुर। ओके, तो ये सब जो आप कनेक्टेड देख रहे हो, अब भोपाल से नागपुर भी जाया जा सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ें कनेक्टेड है इसको आप बोल रहे हो वर्टेक्स, इसको आप बोल रहे हो एजेस, ठीक है। और इसको पूरे सिनारियो को हम बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है जब आप रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशंस को, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी भोपाल, इंदौर, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ थी, मैंने सबको कनेक्ट कर दिया कि कौन सी सिटी किससे कनेक्ट है डायरेक्टली, ठीक है। कि जैसे भोपाल भाई इंदौर से कनेक्ट है, भोपाल से आप इंदौर जा सकते हो, दिल्ली नहीं जा सकते, बट इंदौर से दिल्ली जा सकते हो, भोपाल से भले ना जाओ। ओके, तो ये सब डेटा को कनेक्टेड बनाने में या डेटा को रिप्रेजेंट करने में नेटवर्क फॉर्म में, वही रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ बोलते हैं यहाँ पे। और जैसे टर्मिनोलॉजी की आपने बात करी, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी टर्मिनोलॉजी एक होती है वर्टाइसेस, दूसरी होती है एजेस। जैसे हमने बोला, इसको हमने बोल दिया वर्टेक्स, ओके, इसको हम नोड भी बोल सकते हैं, और जो ये कनेक्टेड लाइन है इसको हमने बोल दिया एजेस। इतनी चीज़ें हमें समझ में आई, हमें समझ में आया कि भाई ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होता है। ओके, अब एक सिनारियो में आपको बताता हूँ कि भाई मुझे भोपाल से जाना है बैतूल, ओके, और फिर मुझे नागपुर भी जाना है। ओके, ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने।
अब अगर मैंने लिख दिया 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, अगर मैं इस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं कि एक पर्सन है जो भोपाल में है, ओके, इसको जाना है नागपुर। अब इसका दो तरीका है, या तो मैं बैतूल होते हुए जाऊं, ऐसे होते हुए जाऊं और ऐसे आऊं, या तो मैं भोपाल से सीधे नागपुर जाऊं बाय सेकेंड रूट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, 100 + 50 150। अगर मैं ये वाला रूट लेता हूँ, कौन सा वाला, अगर मैं ये वाला रूट लेता हूँ, ये रूट से मुझे 150 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो 200 किलोमीटर का मेरे को डिस्टेंस आ रहा है। तो शॉर्टेज रूट क्या हो गया यहाँ पे कि मैं पहले बैतूल जाऊँ, उसके बाद मैं नागपुर जाऊँ। ओके, इतनी चीज़ हमें समझ में आई यहाँ पे कि ग्राफ का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में भी काम आता है। और ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपको ओला के अंदर दिख रहा होगा मैप फॉर्म में, आपको गूगल एपीआई की तरफ दिख रहा होगा, जैसे गूगल का जो मैप एपीआई होती है, जब आप मैप को यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आप जब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं कि ये लोकेशन से मुझे दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो गूगल कैसे बता रहा होता है, गूगल बता रहा होता है यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम। ओके, ये भी यूज़ केस हमें याद रखना है, इसको भी हम आगे जाके सॉल्व करेंगे और इसकी एल्गोरिथम को समझेंगे। अब हम समझेंगे कि ग्राफ कहाँ कहाँ यूज़ होता है इन रियल टाइम सिनारियो। पहला जो आपके पास आता है यहाँ पे वो है सोशल नेटवर्क, कि आप जब लिंक्डइन यूज़ करते हो, ठीक है, जब आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो लिंक्डइन पे आप कोई पोस्ट को लाइक करते हो, कि जैसे कोई पोस्ट है, मैंने उसको लाइक किया। ओके, ये पोस्ट बाकी कनेक्शंस को भी दिखने लगती है, आपके जितने कनेक्शंस होते हैं उनको भी ये पोस्ट दिखने लगती है। वो कैसे होता है, आपका जो कनेक्शन है वो ग्राफ फॉर्म में है। ठीक है, जब भी आप कोई पोस्ट को लाइक करते हो तो आपके जितने भी कनेक्शंस होते हैं, आपकी जो भी कम्युनिटी होती है, आपके फ्रेंड्स, आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, उनको वो पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखने लगती है। ये बहुत बड़ा यूज़ केस है जो लिंक्डइन में यूज़ होता है, इंस्टाग्राम में यूज़ होता है, और सोशल नेटवर्क बहुत जगह यूज़ होता है। आप ट्विटर की बात करो तो जो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ग्राफ फॉर्म में किया जाता है, कि हम ईजिली कम्युनिटी पता लगा पाए कि ये पर्सन की कम्युनिटी कौन सी है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनारियो। अगर मैं सेकंड सिनारियो की बात करूं, मैप्स, तो हम यहां पे बात करेंगे ओला की। तो जैसे कि आपको पता ही है, ओला एक कैब सर्विसेज कंपनी है, कि आपने देखा होगा कि आप कैब बुक कर पाते हो यूजिंग ओला ऐप। तो जब आप राइड बुक करते हो तो वहां पे एक मैप आपको शो हो रहा होता है, आप वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन डालते हो और उसके ज़रिए आपको वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा होता है, जो ड्राइवर भी यूज़ करता है और आप भी देख सकते हो कि कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा डेस्टिनेशन पे। तो ये जो शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन निकलता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है, ये भी ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन होता है, ये भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ को जो मैप है, मैप एप्लीकेशन वर्टाइसेस एजेस के फॉर्म में बनती है। बहुत सारे आपके पास वर्टाइसेस होंगे, बहुत सारे एजेस होंगे। अब ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, आपको यहाँ तक पहुँचना है तो 4 रूट है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है कि मैं यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचूँ। ये जो काम है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम करके दे रही होती है। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ केस है मैप का। आप हर जगह देखोगे, आप जोमेटो को देख लो, ओला को देख लो, ओला ने तो यार खुद का भी मैप लॉन्च कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है जो ग्राफ की हेल्प से हो रहा होता है। तीसरा है फ्रॉड डिटेक्शन। अगर मैं पेमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो पेमेंट इंडस्ट्री में जब भी आप कोई कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन का एक स्कोर होता है। जब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उस बीच में, जैसे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ चेक्स लगे होते हैं। एक होता है स्कोर का चेक। स्कोर मीन्स कि जो यूज़र है, वो जो ट्रांजैक्शन आया, ठीक है, वो कौन से यूज़र का है और वो यूज़र फ्रॉड तो नहीं है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बेस्ड ऑन स्कोर वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि यार ये जो ट्रांजैक्शन आ रहा है ये कोई दूसरी लोकेशन से तो नहीं आ रहा है। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो, आप इंडिया से ट्रांजैक्शन कर दे रहे हो कार्ड से, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। वो इसलिए होता है कि बैंक को लगता है कि ये फ्रॉड है,
ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है जो कोई अलग लोकेशन से आ रहा है, तो जो उसका स्कोर है वो बहुत लेस बनता है। जैसे मैं कंसीडर करूँ 60 to 100, ठीक है, 80 to 100 बेस्ट है, इसमें ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। बट अगर 80 से नीचे है, लेस देन 80 है, तो आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड मिलेगा, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा। कोई भी कार्ड कितने भी बार चला लो, आपका ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है। अगर बैंक को ऐसा लगता है कि आप फ्रॉड हो, आप कोई फ्रॉड पर्सन हो जो किसी और का कार्ड लेके ट्रांजैक्शन कर रहा है कहीं और लोकेशन से, तो ये भी बहुत बड़ा यूज़ केस है जो आता है। इसमें सेकंड यूज़ केस और आता है फ्रॉड डिटेक्शन में, जो आता है कम्युनिटी डिटेक्शन। कम्युनिटी डिटेक्शन कैसा कि ये जो यूज़र है उसकी कुछ कम्युनिटी होगी, ठीक है, उसकी कुछ कम्युनिटी होंगी, उसके कुछ फ्रेंड्स होंगे कि भाई ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका होम एड्रेस है, ठीक है, और हमें पता है कि ये होम से ट्रांजैक्शन करता है, ऑफिस से ट्रांजैक्शन करता है, ये वाली सिटी से ट्रांजैक्शन करता है, बट ये कभी भी देश चेंज करके ट्रांजैक्शन नहीं करता है, दूसरी सिटी से ट्रांजैक्शन नहीं करता है, या बहुत ही कम बार करता है। तो ये जो आपके पास डेटा है उस पर आप कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम लगाओगे और पता लगाओगे कि ये कम्युनिटी कहाँ की है, ये बिलोंग कहाँ की करती है, ये कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है। ऐसा तो नहीं है कम्युनिटी आउटसाइड है और कोई और ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे कि आपका कार्ड घूम गया और उस समय कोई और ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो चीज़ पता लगाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आईपी हो गया, ईमेल हो गया, वो सब का डेटा को कनेक्ट किया जाता है और उससे आपका ग्राफ डीबी बनता है, और ग्राफ डीबी के अंदर कम्युनिटी डिटेक्शन रन होती है, और वो कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम से आप पता लगाते हो कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ये भी बहुत बड़ा यूज़ केस है जो बड़ी बड़ी कंपनी लगाती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी आपको देखने मिल रहे होंगे। अगर आप कंपनीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे इसके प्रोडक्ट देखने मिल रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं, यूएस के स्टार्टअप, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एप्लीकेशन बहुत सही एप्लीकेशन है, इसका आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो अगर किसी को बनाना है तो। अब आता है व्हेन टू यूज़ ग्राफ। ग्राफ को हम कब यूज़ करें? तो अगर आपको किसी ने बोला कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो आपको ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन सोचना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको बोल दिया जाता है कि यार 2 सिटी का डिस्टेंस बताओ, या कौन सा रूट है जो शॉर्टेस्ट है इन अ मैट्रिक्स, और 4 लोग चल रहे हैं तो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये सब केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में लीड कोड पे आपको ये सब क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम काम करती है। और जब आपको नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करना हो, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी डिटेक्शन लगा के और बहुत सारी एल्गोरिथम लगा के जो आपके पास डेटा है नेटवर्क फॉर्म में उसको आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जब आपको नेटवर्क एनालिसिस करना है तब भी आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। ये इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, बट आप जब कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उस समय ये आपको काम आ रहा होगा। और ग्राफ का यूज़ करके आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हो कि ग्राफ के पास बहुत सारा डेटा है, उसकी हेल्प से आप नए नए एनालिसिस कर रहे हो और रिकमेंडेशन दे रहे हो यूज़र को। तो रिकमेंडेशन सिस्टम जब बनता है उसमें भी आपको ग्राफ का यूज़ देखने मिल रहा होगा। और चौथा यूज़ केस आता है जब आपके पास रिलेशनशिप होता है कि भाई पेरेंट के इतने चिल्ड्रन हैं, या आप अलग अलग रिलेशनशिप सोच सकते हो, कंपनी का रिलेशनशिप, कंपनीज का या ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप, वो सब केसेस में भी ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। बट बेसिकली अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो जब भी आप कोई पाथ निकालने की कोशिश करो, शॉर्टेस्ट पाथ या कैसा भी पाथ, तो उसके अंदर ग्राफ एल्गोरिथम फिट हो सकती है। उसके अंदर आप ट्रावर्सल अगर आपको करना है, कुछ ऐसा डेटा है आपके पास नेटवर्क वाला, तो उसके अंदर ग्राफ एल्गोरिथम से ही ट्रावर्स होगा, ग्राफ एल्गोरिथम से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, ग्राफ एल्गोरिथम से ही बहुत सारी चीज़ें होगी, उसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्राफ एल्गोरिथम इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप BFS DFS को पता है या अभी हम समझेंगे, तो वो एल्गोरिथम से ट्रावर्सल होता है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन, कि ग्राफ को हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और उसके पहले हम ग्राफ के और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। हमने जैसे नोट समझा, हमने एजेस समझे, और भी टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने बोला था
कि भाई ये हो जाएगा वर्टेक्स, ओके, और ये जो कनेक्टेड चीज़ है ये हो जाएगी इसकी एजेस, ओके। जो लाइन्स है वो कनेक्टेड है दो नोड या दो वर्टेक्स, उसको आप बोल सकते हो एजेस, ओके। तीसरा आता है वेट। अगर मैं वेट डाल दूँ 15, 20, 30, एच का वेट डाल दूँ, तो ये जो वेट है इसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। एच पे जो वेट रखा होता है, मतलब अगर मुझे बी से डी ट्रैवर्स करना है तो मुझे 15 वेट लगेगा, ओके। तो जब वेट होता है तभी तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाते हो कि आपके पास ये 4 एजेस है, इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 2 सी ई ए बी, ठीक है। ऐसा आपने कुछ भी रख लिया। जब आपके पास वेट होता है तभी तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम लगा पाते हो। जैसे मैं रिप्रेजेंट करूँ ए से बी, ये लेगा 2, सी 1, मैंने बोला 5, अब मैंने बोला ये जो डी है यहाँ पे लेगा ये 2, यहाँ पे 1। अब यूज़र ने बोला कि ये सोर्स है, ए सोर्स है और डेस्टिनेशन डी पे जाना है, तो कैसे जा सकते हो? 2 रूट है आपके पास, एक तो ए से होते हुए जाओ या तो बी से होते हुए जाओ। अगर मैं ए से होते हुए जाऊँ तो 1 + 1, 1 + 1, 2 डिस्टेंस में पहुँच जाऊँगा। अगर मैं बी से होते जाऊँ 2 + 2, ये 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा, ये 4। तो देख रहे हो आप शॉर्टेज डिस्टेंस कैसा हुआ इसमें कि अगर मैं पहले ए पे हूँ तो मैं सी पे जाऊँ फिर डी पे जाऊँ। अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस निकलता है, अगर इस तरीके से नहीं ले रहा हूँ तो शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकलेगा। अब एक और चीज़ होती है जो है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से कितने नोड कनेक्टेड है। अगर जैसे मैं ए की बात करूँ तो ए की डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ए से बी भी कनेक्टेड है, ए से सी भी कनेक्टेड है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी की डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, 3, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिग्री। अब आता है पाथ। पाथ का मतलब क्या हुआ? पाथ का मतलब जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जैसे आप ट्रैवर्स कर रहे हो तो किसी ने बोल दिया ए से आपको डी पे जाना है, तो ये जो ए है उसकी जो एजेस कनेक्टेड है, जैसे आप ए से बी पे आए फिर बी से डी पे आए, उसको हम बोलते हैं पाथ, ए बी डी, ये पाथ रिप्रेजेंट हुआ। अगर मुझे ए से ई जाना है तो ये एक पाथ रिप्रेजेंट हुआ कि हम ऐसे जाएंगे। तो इस तरीके से पाथ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि पाथ का मतलब होता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। तो पाथ टर्मिनोलॉजी वहाँ पे काम आ रही होगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी होती है साइकिल। ग्राफ में ये भी क्वेश्चन होता है यार, काफ़ी बार पूछा जाता है कि साइकिल डिटेक्ट करो कि ग्राफ में साइकिल है कि नहीं। अब साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर ये नोड है ए बी सी ई ये, तो ये जो तीनों नोड कनेक्टेड है इसका मतलब हो गया साइकिल। ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं बी पे खड़ा हूँ तो बी से मैं अगर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ तो बी पे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो वापस अगर मैं बी से ट्रैवर्स करके बी पे आ पा रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं साइकिल, कि यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। ओके, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो आपने अभी देखा था कि हमने बोला ए बी सी डी ई, ये टाइप को हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड का मतलब है कि आप सी से ए पे आ सकते हो और ए से भी सी पे आ सकते हो, मतलब दोनों पाथ आपके लिए ओपन है। आप ए से सी पे जा सकते हो, आप सी से ए पे आ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन होती है कि आप एक नोड से कहाँ पे जा सकते हो और दूसरी नोड से कहाँ पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन है, अगर मुझे बी से जाना है तो बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं डी पे जा सकता हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बोल रहा है। मैं बी से ए पे नहीं आ सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि हमें दिया गया है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड का मतलब हुआ कि आपके पास एक डायरेक्शन होगी कि आप कौन से नोड से
कहाँ पे पहुँच सकते हो। और जो भी वर्टेक्स है आपके पास, जैसे बी है तो बी से पता है मुझे कि डी पे जा सकता हूँ, बी से ए पे नहीं आ सकता ये भी पता है। जैसे अनडायरेक्टेड था तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बी से ए पे आ सकते थे, ए से बी पे जा सकते थे, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब एक और आता है वेटेड ग्राफ, ठीक है। वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ क्या होता है, जब आप यहाँ पे कुछ वेट रख देते हो तो अगर एजेस पे वेट रखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। अब एक और आता है यहाँ पे साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जब साइकिल प्रेजेंट होती है ग्राफ में। अगर जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हो आप, यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं बी से वापस बी पे आने की कोशिश करूँ तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है, बट अगर मैं एक और एज दौड़ दूँ और बी से ट्रैवर्स करूँ तो बी पे डी पे जाऊँगा, डी से ई पे और ई से फिर से बी पे, तो ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ग्राफ का। जब कोई साइकिल प्रेजेंट होती है ग्राफ में तो उसको हम साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। और वही नेक्स्ट आ जाता है वेटेड साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। एक होता है वेटेड साइक्लिक ग्राफ। अगर ये एज पे कोई वेट रखा हुआ है, अगर ये एज पे कोई वेट रखा हुआ है तो उसको हम बोल देंगे वेटेड साइक्लिक ग्राफ। और यहाँ पे सेम चीज़, अगर आप इसमें साइकिल बना दो तो इसको हम बोलेंगे वेटेड साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। ये जो है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ये जो है ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसको हम बोल देंगे अगर साइकिल प्रेजेंट है तो वेटेड साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो इतने सारे ग्राफ के टाइप्स होते हैं, ये सब क्वेश्चंस में आते हैं, काफ़ी जगह पूछे जाते हैं। तो हम अब सीधे चलेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। पहले हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बना के देखेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं। पहला होता है एडजेंसी मैट्रिक्स, दूसरा होता है एडजेंसी लिस्ट। ये जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे पहली एज पता है, ए से बी एक एज जा रही है, तो ए से बी वाले कॉलम पे मैं लिख दूंगा 1। 1 का मतलब ये है कि भाई वहाँ से वहाँ तक के लिए एज है, मतलब ए से बी पर एज है, ठीक है। और बी से ए भी आ सकते हो, तो हम वो बाद में देखेंगे। अब क्या, ए से सी एज है, ए से सी पे भी हमने 1 लिख दिया। फिर हम बी पे आए, ठीक है, हम बी पे आए, हमने बोला बी से कहाँ कहाँ एज है। बी से एक ए पे एज है, ओके, बी से एक डी पे एज है, तो हमने दोनों जगह 1 1 लिख दिया। फिर सी पे आए, सी से कहाँ की एज है, सी से बस ए की एज है, ओके। डी पे आए, डी से कहाँ की, बी की एज थी और ई की एज थी, ओके। और लास्ट में जब ई पे आए तो ई पे सिर्फ डी की एज है। तो देखो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, हमने एजेस को रिप्रेजेंट कर दिया है कि कौन सी एज किसके थ्रू जा रही है। अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करूँ तो ए से किस किस की एज है, ए से एक बी की एज है, बी पे जा सकते हैं हम, ठीक है, और सी पे जा सकते हैं। ये दोनों एज ए से है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो बाकी आप बचे हुए जितने भी कॉलम देख रहे हो उनको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 मीन्स कि वहाँ से कोई एज नहीं है, ठीक है। 1 मीन्स कि भाई वो वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के लिए एज है, ठीक है। तो ए से बी के लिए एज है, हमने बोला 1 है, तो ए से सी के लिए एज है, ए से डी के लिए कोई एज नहीं है क्योंकि 0 है, ओके। तो हमने देखो सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है ट्रावर्स की, कि हम इसको ट्रावर्स कैसे करेंगे। हम वैल्यूज़ तो बहुत आसानी से फिल कर देंगे। हमने क्या बोला, 5 वर्टेक्स थे, v = 5, तो हमने 5x5 का मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। पहले एस से पता लगाया कौन से एच पे है और हर जगह 1 असाइन कर दिया मैट्रिक्स में, और बची वाली प्लेसेस पे पहले से हमारे पास 0 रहेगा, ओके। हम बाय डिफ़ॉल्ट 5x5 मैट्रिक्स को 0 करेंगे और ट्रावर्स करके 1 ऐड करते जाएंगे जहाँ पे आपको एज मिल रही होगी एक नोड से दूसरे नोड के लिए। इतना हमें समझ में आया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ में प्रिंट प्रोसेस कैसी होती है, तो वो देखने के लिए हमें कोड करना होगा। कोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास ग्राफ गिवन दिया गया हुआ है। क्या दिया गया हुआ है, आपके पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे हो जाती है 4, बिकॉज 4 नोड्स है, 1 2 3 4,
और आपको क्रिएट करना होगा 4x4 का मैट्रिक्स अगर आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया है। बस अब आपको वैल्यूज़ फिल करना है कि कहाँ से एजेस कहाँ की कनेक्टेड है, मतलब दो कौन सी वो वर्टाइसेस है जिससे कनेक्टेड एज जा रही है। तो 0 से कहाँ पे जा रही है, 0 से भाई 1 पे जा रही है, 0 से 2 पे जा रही है, ये हमने फिल कर दिया। फिर 1 से कहाँ पे जा रही है, 1 से 0 पे आ रही है, ओके। 1 से 2 पे आ रही है। 2 से कहाँ से जा रही है, 2 से 1 पे आ रही है, 2 से 0 पे आ रही है, 2 से 3 पे आ रही है, ओके। और 3 से 2 पे आ रही है, ओके। ये हमने फिल कर दिया। और जो अदर वैल्यूज़ रहेगी ये सब 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ से कोई वर्टेसेस नहीं है। ये चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस के हिसाब से, अगर आपके पास 4 वर्टेक्स है तो आपको 4x4 का मैट्रिक्स लगेगा, आपको ये मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप ये जो एजेस है उसको फिल करोगे। अगर 0 से 1 कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे 1 फिल करना होगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपको 0 फिल करना है। और इस तरीके से आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स को प्रिंट करके देखेंगे। अगर हम इसके नोड स्ट्रक्चर की बात करें कि ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो ग्राफ के स्ट्रक्चर में आप एक मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। वो हो सकता है आपका पॉइंटर टाइप का, ठीक है। आप इसको बोल दो इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। और एक आप इनपुट ले लोगे नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ये 2 वेरिएबल में आपका काम हो जा रहा होगा। इसको आपको इनिशियलाइज करना होगा और इसके थ्रू आप वैल्यूज़ फिल करोगे। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, सीधे देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, हमने ग्राफ की एक क्लास क्रिएट कर दी है और इसमें 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए। पहला एडजेंसी मैट्रिक्स जो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर्स टाइप का है, मतलब 2D मैट्रिक्स है, हमें 2D मैट्रिक्स की नीड होगी। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब जो भी आप नंबर ऑफ वर्टाइसेस पास करोगे, जैसे इस केस में हमने देखा था 4 वर्टाइसेस थे, तो 4 वर्टाइसेस से 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होगा, ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस लेगा और 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। और फॉल्स मीन्स ये 0 असाइन कर देगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स। और उसके बाद हम एजेस हम खुद असाइन करवाएंगे ऐड एजेस फंक्शन के ज़रिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऐड एजेस, ये हमने फंक्शन बनाया और इसमें हम पास कर देंगे आई जे इक्वल टू 2, ओके, सी मैट्रिक्स जे आई इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी आ सकते हैं। तो दोनों केस के लिए हमें यहाँ पे एज मेंशन करना होगा, इसलिए हमने दोनों केस के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ओके। इतना हमें समझ में आ गया। ऐड एजेस फंक्शन हमने बना लिया। मेन फंक्शन में हम ग्राफ को इनिशियलाइज कर देते हैं। हम लिखेंगे ग्राफ G4 क्योंकि हमारे पास 4 वर्टेक्स थे, और हम ऐड एज करते जाएंगे। हम ऐड एजेस, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 0 से 1, एक एज थी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास थी 0 से 2, ठीक है। इसको मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद थी हमारे पास 1 से 2 और 2 से 0 और एट लास्ट आपके पास थी 2 से 3, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्टाइसेस है, ऑल द वर्टाइसेस हमने लिख दिए है, ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया है और मैट्रिक्स के अंदर ये सब वैल्यूज़ फिल हो जाएगी, ओके, जो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स 4x4 का क्रिएट किया है। अब आपको इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन लिखते हैं हम। प्रिंट फंक्शन बहुत ही बेसिकली होने वाला है, जैसे आप मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं यूजिंग 2 फॉर लूप, वही सेम चीज़ हम लिखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक 2 स्ट्रिंग फंक्शन बनाया जो मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहा होगा। उसमें हम बेसिकली 2 फॉर लूप की हेल्प से ए और आई जे मिला के एडजेंसी मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं, जो भी उसके कॉलम्स है, ओके। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, लिख दूँ G.to
टू स्ट्रिंग और इसको रन करता हूँ तो रन करने पे हमें मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मैंने इंट जे लिख दिया है। अच्छा देखो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सही चल रहा है। हमने बोला था 0 से 1 एक एज है तो ये 0 से 1 पे आ गया, 0 से 2 एक एज है तो ये 2 पे 1 आ गया। फिर हमने बोला था 1 से 2 एक एज है तो ये 1 से 2 पे आ गया। फिर हमने बोला था 2 से 0 एक एज है, ठीक है, तो ये जो 2 वाला है इसके 0 पे आ गया। फिर हमने बोला था 2 से 3 एक एज है तो इस पे भी आ गया। ये जो आप एक्स्ट्रा वैल्यूज़ देख रहे हो ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, आई और जे भी चलेगा और जे और आई भी चलेगा क्योंकि दोनों साइड में एज है एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स के जरिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का नोड है, ठीक है, 0 1 2 3, बट प्रॉब्लम हियर इज कि कोई नोड से सिर्फ एक चाइल्ड अटैच है, ओके, और कोई नोड है उससे 8-10 चाइल्ड अटैच है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे तो इससे अगर 10 चाइल्ड है तो हर वर्टेक्स के लिए 10 चाइल्ड बनेंगे जो कि मैट्रिक्स का नॉर्मल बिहेवियर है। उसके वजह से आपका मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इसी के लिए दूसरा सॉल्यूशन आता है आपका एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट में क्या होता है कि आप हर नोड के लिए उसके अंदर की लिस्ट में स्टोर करके रखते हैं कि उससे कहाँ कहाँ एजेस है। फिर अगले नोड के लिए आप फिर से लिस्ट में स्टोर करके रखते हैं कि उसकी एजेस क्या क्या है। तो उसके वजह से कोई नोड की एक हो सकता है, कोई नोड का 2 एज हो सकती है, किसी की 3 एज हो सकती है। बट हम सबके लिए कॉमन एजेस नहीं निकाल रहे, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो उसके वजह से हम मेमोरी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी बच जाती है अगर आप एडजेंसी लिस्ट यूज़ करो। अब देखेंगे हम एडजेंसी लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाओगे आप। तो अगर मुझे एडजेंसी लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में, तो अगर आपके पास 1 है तो आप बताओगे 1 से कौन कौन से एजेस आपकी जाती है। तो मैं पहला बताऊंगा कि 1 से 1 3 जाता है, दूसरा जाता है 1 से 1 2, ओके, ये हो गया। उसके बाद मुझे बोला कि 2 से बताओ क्या जाता है, तो मैं बोलूँगा 2 से 1 जाता है, बस एक ही जाता है। अब मुझे बोला 3 से बताओ कितने एजेस है, तो मैं बताऊँगा 3 से 1 है, 3 से 4 है, ओके। मैंने बोला 4 से बताओ कितने एज है, 4 से मैंने बताया 4 से 3 एक एज है, 4 से 5 एक एज है, ओके, ये मैंने बताया। 5 से बोलोगे तो 5 से एक ही एज है, 5 4, ओके। ये रिप्रेजेंट हो गया आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एडजेंसी लिस्ट, ठीक है, जो रिप्रेजेंट होता है एडजेंसी लिस्ट फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है, आपका स्पेस कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। जब आप लिस्ट ऑफ लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, आप जो है एलिमेंट जो पुश कर रहे होते हैं वो एक नोड के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मैंने 1 के लिए पुश किया ये ऑब्जेक्ट, मैंने 1 के लिए पुश किया ये ऑब्जेक्ट, और 2 के लिए सिर्फ मैंने एक ऑब्जेक्ट पुश किया। जब हम मैट्रिक्स बना रहे होते थे, मैट्रिक्स में हम सबके लिए एक कॉमन रखते थे और आपका काफ़ी मेमोरी वेस्ट होती थी। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब अगर मुझे ऐड एजेस फंक्शन बनाना है एडजेंसी लिस्ट में, तो मैं बस ऐड एजेस लिखूँगा, ठीक है, ऐड एजेस, और मैं उसमें बोलूँगा उसके अंदर कि भाई सोर्स पे पुशबैक कर दो डेस्टिनेशन को, ओके, और बोलूँगा मैं डेस्टिनेशन पे पुशबैक कर दो सोर्स को। ये दो स्टेटमेंट्स है, आपकी जो वैल्यूज़ है, ये जो स्टेटमेंट्स है ये सब फिल हो जाएंगे, ओके। और सेम चीज़ जैसे हमने प्रिंट करने की बात करी थी, तो प्रिंट आप जैसे हम मैट्रिक्स को कर रहे थे उसी तरीके से आप एक टू स्ट्रिंग करके फंक्शन बना लो, या प्रिंट ग्राफ करके एक फंक्शन बना लो जिसमें आप एडजेंसी लिस्ट को पास करो और नंबर ऑफ वर्टाइसेस बता दो कि नंबर ऑफ टोटल वर्टाइसेस क्या है, और वो फॉर लूप के ज़रिए आप उसको आसानी से प्रिंट कर सकते हो। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो
मैंने बोला कि v इक्वल टू 5 नोड है मेरे पास, ठीक है, तो 5 वर्टाइसेस आपके क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर दिया है यूजिंग कि भाई 5 इसकी लेंथ होने वाली है, ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया है कि 0 से 1 एक एज है और एज फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो ये इंसर्ट हो जा रही होगी सोर्स डेस्टिनेशन, जो मैंने आपको बताया था अभी, डेस्टिनेशन सोर्स, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों साइड एज होती है, तो हमें 2 बार लिखना होगा ये स्टेटमेंट, ओके, अपोजिट करके कि एस से डी भी एज है और डी से एस भी एज है, ओके। उसके बाद हम बोलेंगे 0 से 2 एक एज है, फिर हम बोलेंगे 0 से 3 एक एज है, फिर हम बोलेंगे 1 से 2 एक एज है। और अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करो तो प्रिंट में आपको लिख देना है कि भाई आपको एक फॉर लूप चलाना है, सीधे आप ये फॉर लूप चलाओगे जो कि i इक्वल टू 0 या d इक्वल टू 0 से वर्टाइसेस तक चलेगा जो आपके पास आ रहा है। उसके बाद आप बोलोगे कि ये वर्टाइसेस के लिए ये सब एजेस है, फिर अगले वर्टाइसेस के लिए मतलब 0 के लिए कौन कौन सी एजेस है, 1 2 3, फिर आप बोलोगे 1 के लिए कौन सी एजेस है, इस तरीके से आप प्रिंट करोगे। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ तो देखो ये बता रहा है कि 0 वर्टेक्स के लिए 0 से एजेस जाती है 1 2 3, 1 से एजेस जाती है 0 2, 2 से एजेस जाती है 0 से 1 और 3 से एजेस जाती है 0 पे, ओके। तो और जो 4 है, 4 से कोई एज नहीं है। अगर मैं एक और यहाँ पे बना दूँ तो 4 से भी एज हो जाएंगी आपके पास, ओके। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ, मैं बोल दूँ 1 से 4 एक एज है, तो आपके पास 4 से 1 भी आपको देखने मिल रहा होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेंसी लिस्ट क्यों अच्छा है एज कंपेयर टू एडजेंसी मैट्रिक्स, कैसे यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है आपका, और किस तरीके से इसके रियल लाइफ सिनारियो से ग्राफ को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे BFS ट्रावर्सल कैसे होता है, कैसे आप एक ग्राफ पे BFS DFS अलग अलग एल्गोरिथम से ट्रावर्स कर सकते हो, एल्गोरिथम का फ्लो क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे।